दिल्ली के निक्की हत्याकांड में आरोपी साहिल ने कबूल किया हत्या का जुर्म। निक्की का मोबाइल फोन बरामद। जानकारी के मुताबिक साहिल ने फोन का पूरा डेटा डिलीट कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है। वीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का जवाब। कहा, यह रूलिंग पार्टी की नाकामी। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था, संविधान में बदलाव से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। कानपुर हादसे पर ओवैसी का बयान। बोले, बुलडोजर पॉलिटिक्स में मां बेटी जल गई। बीजेपी सिर्फ बर्बादी की बात करती है, जोड़ने की बात नहीं करती। कड़ी सुरक्षा के बीच त्रिपुरा में 60 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। सुबह 9 बजे तक करीब 13% हुआ मतदान। वोट डालने के बाद सीएम माणिक साहब बोले, शांतिपूर्ण हो मतदान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना को मिली बड़ी सफलता। सीमा के पास एक घुसपैठिए को मार गिराया। पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन जारी। जी न्यूज के खुलासे के बाद चेतन शर्मा पर लटकी कार्रवाई की तलवार। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने चेतन शर्मा से मांगा है जवाब। भारत चीन सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र का बड़ा फैसला। आईटीबीपी के साथ नए बटालियन का होगा गठन। असम और महाराष्ट्र में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर घमासान। सीएम हेमंता बिश्व शर्मा ने असम के भीमाशंकर को बताया असली। कांग्रेस बोली, अब महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग चुरा रही है बीजेपी। डीवीसी के दफ्तरों पर आईटी रेड आज भी जारी। अभी तक आईटी टीम 3 कंप्यूटर्स कर चुकी है जब्त। पीएम मोदी आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। 11 दिवसीय मेले में 28 राज्यों के करीब 1000 आदिवासी कारीगर और कलाकार होंगे शामिल। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता हुई रद्द। स्वार विधानसभा सीट से विधायक थे अब्दुल्ला। कजाकिस्तान में 200 भारतीय मजदूर लगा रहे हैं मदद की गुहार। भारत लौटने के लिए प्रशासन से मांग रहे हैं मदद। पिछले 4 महीने से मजदूरों को नहीं मिला है वेतन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय मूल की निक्की हेली ने पेश की अपनी दावेदारी। बोली, भारतीय मूल के मां पिता की संतान हूं। अमेरिका में होना है अगले साल चुनाव। अमेरिका के अलाबामा हाईवे पर अमेरिकी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश। घटना में 2 लोगों की मौत। पाकिस्तान में पहली बार पेट्रोल के दाम 270 रुपए प्रति लीटर पार। 22 रुपए की बढ़त के बाद नया दाम 272 रुपए प्रति लीटर हो गया। तुर्की में 222 घंटों के बाद महिला का रेस्क्यू। मलबा हटाकर महिला को निकाला गया बाहर। अंताकिया में 228 घंटे बाद शख्स को निकाला गया बाहर। इमारत के मलबे के नीचे दबा हुआ था युवक। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा। कीव के ऊपर रूसी सेना का बलून दिखने का दावा किया। रूस ने यूक्रेन की 5 मंजिला इमारत पर किया मिसाइल अटैक। हमले में 12 लोग घायल हुए। चीन के वुहान में रिटायर्ड कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। हेल्थ इंश्योरेंस में बजट कट का किया विरोध। और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 11 दिवसीय मेले में 28 राज्यों के करीब 1000 आदिवासी कलाकार और कारीगर शामिल होंगे। 13 राज्यों के आदिवासी रसोइये मिलेट्स में जायके का तड़का लगाएंगे। और आदि महोत्सव एक ऐसा आयोजन है जो कि जनजातीय संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना का जश्न मनाता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्रिफाइड की ये एक वार्षिक पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आगाज करेंगे। इस आदि महोत्सव में बड़े पैमाने पर जनजातीय कलाकार, कारीगर इसमें हिस्सा लेंगे। 11 दिवसीय मेले में 28 राज्यों के करीब 1000 आदिवासी कारीगर और कलाकार शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। तो ये महोत्सव आदिवासी संस्कृति, परंपरा और इसी के साथ वहां के खान पान को एक तरह से दर्शाने के साथ साथ जश्न मनाने का भी उत्सव होता है। और प्रधानमंत्री इसमें कई तरह की अपील इससे पहले भी कर चुके हैं देशवासियों से और उसका असर भी देखने को मिला है अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी। और अब इसके बहुत मायने हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे तो इस बार वो यहां से क्या मंत्र देते हैं इसे लेकर क्या वो नई अपील करते हैं और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। 13 राज्यों के आदिवासी रसोइये मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के जायके का तड़का लगाएंगे। मिलेट्स जिसे लोकप्रिय बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसमें आज से संस्कृति, शिल्प और व्यंजन के साथ साथ वाणिज्य और पारंपरिक कला का भी तड़का लगेगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि देश के पूर्वोत्तर हिस्से यानी कि जहां आज त्रिपुरा में विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, त्रिपुरा के 28 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
इसके साथ ही 60 सीटों पर खड़े उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। सुबह 9 बजे तक तकरीबन 13% वोट पड़ चुके हैं। बीजेपी एक बार फिर यहां पर सरकार रिपीट करने की कोशिश कर रही है। पहली बार सरकार में आई है बीजेपी। माणिक साहा जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लोगों से शांति के साथ मतदान करने की अपील की है। तो त्रिपुरा में कांटे की टक्कर। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट जो कि एक साथ मिलकर के बीजेपी के साथ मुकाबला कर रही है। इसके अलावा मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस भी मैदान में है और देखना है कि त्रिपुरा की जनता क्या एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार को वोट देती है या फिर बदलाव की ओर जाती है। 5 साल पहले यहां पर बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया था, लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंका था और अब एक बार फिर से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बड़ी खबर इसी बीच ये है कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने यह कहा है कि त्रिपुरा में उच्च मतदाता उत्साह देखा जा रहा है और राज्य में शांतिपूर्ण माहौल का संकेत भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के बीच विश्वास की भावना पैदा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराए गए हैं। त्रिपुरा में उच्च मतदाता उत्साह है, ईसीआई प्रवक्ता का यह कहना है। सौमित सेन गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, त्रिपुरा में चुनाव हो रहे हैं, क्या वहां से जानकारी मिल रही है? सब कुछ शांतिपूर्ण है? देखिए, कल रात विशालगढ़ नाम की एक जगह है जो अगरतला के बिल्कुल पास ही है। यहाँ पर बॉम्बिंग की घटना घटी है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। सीपीएम की तरफ से बताया जा रहा है कि सीपीएम समर्थकों के घरों में बॉम्ब चार्ज किया गया है। जबकि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से हमने कुछ देर पहले बात किया था। उन्होंने बताया कि ये बॉम्बिंग का जो कल्चर है ये सीपीएम और कांग्रेस की कल्चर है और पश्चिम बंगाल से इनको सपोर्ट करने के लिए तृणमूल कांग्रेस भी त्रिपुरा में आ चुकी है। तो सब कुल मिला के यहाँ पर जो एक शांतिपूर्ण, अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रही है, लेकिन वोटिंग से पहले बस एक ही घटना घटी थी जो विशालगढ़ में बॉम्बिंग की बात हो रही। बाकी यहाँ पर हमने पिछली बार भी देखे हैं करीब 80% के आसपास एवरेज में यहाँ पे वोटिंग होती है और सुबह से ही कतार हमें देखने को मिल रहा है वोटिंग सेंटर के बाहर। जी सौमित, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर त्रिपुरा में इस बार वोटिंग हो रही है? क्या कुछ वहां पर बड़े मुद्दे हैं जिस पर जनता मतदान कर रही है? देखिए, बीजेपी के लिए एक चैलेंज है क्योंकि असम और मणिपुर के बाद ये त्रिपुरा ही ऐसा राज्य था जहां पे बीजेपी चुनाव लड़ी और सिंगल मेजर पार्टी बन के सामने आई और अपने क्षमता से वो सरकार बनाई थी 2018 में। अब बीजेपी का चैलेंज है कि इस 5 साल में बीजेपी ने क्या कुछ किया है और नरेंद्र मोदी को सामने रखते हुए, उनकी छवि को सामने रखते हुए, उनका काम को सामने रखते हुए बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी है और लोगों के पास जा रहे हैं कि कितना विकास हुआ है राज्य का। लेकिन 9 महीने पहले जब राज्य में बीजेपी मुख्यमंत्री बदल करती है और बिप्लब देब को हटा के वहाँ पे माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाती है, तो इस मुद्दे को लेकर विरोधी राजनीति कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्योंकि बिप्लब देब काम नहीं कर रहे थे, लोगों के पास सहूलियत जो सरकारी सुविधा है वो नहीं पहुंच रहा था, इसीलिए बीजेपी के अंदर में एक टर्मोइल सी बची और जिस कारण से मुख्यमंत्री को बदला गया और इसी मुद्दे को लेकर विरोधी चुनावी मैदान में है। ठीक है, और देखना यह होगा कि इस बार किस तरह के समीकरण बनते हैं सुमित, क्योंकि पिछली बार बहुत ज्यादा अंतर था नहीं और इस बार हमने अंतर कलह बीजेपी में भी देखी है अपने गठबंधन के साथी के साथ, लेकिन कैसे अब साथ में चुनावी मैदान में उतरे हैं और कैसे इस पूरे समीकरण को इस बार ठीक तरह से बिठाया जाएगा, बहुत दिलचस्प होने वाला है। धन्यवाद आपका। आज तीसरे दिन भी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में आईटी टीम का सर्वे जारी है। पिछले 46 घंटे से आईटी की टीम दफ्तर में मौजूद है। कल मुंबई दफ्तर में 3 से 4 कंप्यूटर्स सीज किए गए थे। दिल्ली दफ्तर में कर्मचारियों के मोबाइल को क्लोन किया गया और उनसे डेटा बैकअप लिया गया है। बीबीसी जिस पर आईटी की गड़बड़ी करने का आरोप लगा है और इस मामले में आईटी की टीम 3 दिन से छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। आईटी सर्वे का नाम इसे दिया गया है। और आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेन देन को लेकर ये पूरा सर्वे किया जा रहा है। इसमें कई ऐसे लैपटॉप्स हैं, सिस्टम है पहले जिन्हें खंगाला गया और कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं यानी डेस्कटॉप है जिन्हें जब्त भी कर लिया गया है और आज भी ये सर्वे का काम जारी रहेगा। मुंबई में बीबीसी का दफ्तर है जहां पर आईटी की टीम ये सर्वे कर रही है दिल्ली में, और मुंबई में बीबीसी स्टूडियो है जहां पर आईटी की टीम ये सर्वे कर रही है। आगे बढ़ेंगे, इसी से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी के सर्वे को लेकर सियासत तेज हो गई है। सर्वे को लेकर विपक्ष केंद्र पर लगातार हमले कर रहा है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर आईटी का सर्वे बुधवार को भी जारी रहा और माना जा रहा है कि टीम आज भी दोनों शहरों के दफ्तरों पर अपना सर्वे जारी रखेगी। आईटी टीम अब तक मुंबई के दफ्तर से
3-4 CPU सीज कर चुकी है। साथ ही दिल्ली के दफ्तर से टीम ने कर्मचारियों के मोबाइल को क्लोन भी किया है। दिल्ली और मुंबई में सिस्टम्स का डाटा स्कैन किया जा रहा है, जिसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। वहीं दूसरी ओर इस सर्वे को लेकर विपक्ष का हमला अब भी जारी है। ओवैसी ने कहा कि ऐसे में लोकतंत्र कमजोर होगा। प्रेस अगर सिर्फ किसी एक रूलिंग पार्टी हो या किसी एक पार्टी की ही तायीद में या तारीफ में न्यूज़ दिखाएगा और उनकी नाकामियों को, उनके मिसगवर्नेंस को नहीं अगर दिखाएगा तो उनको दबाया जाएगा, तो फिर ये जमहूरियत कमजोर पड़ेगी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि ये प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा है। और मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आज भी आईटी का सर्वे दोनों जगहों पर दफ्तरों में जारी रहेगा। अभी तक क्या क्या आईटी के हाथ लगा है, एक बार हम चाहते हैं आप फिर से इसे विस्तार से बता दें, और आज की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होगी? देखिए पयोधी, पहली बात तो आज तीसरा दिन है जहां पर इनकम टैक्स की जो सर्वे टीम है वो सर्वे कर रही है।